नमस्कार दोस्तों, ये वो पीढ़ी है जिससे अक्सर नासमझ बेकार कहा गया, जिसे कुछ नहीं कहकर टाल दिया गया। ये जनरेशन जेड है। इस जनरेशन ने अब नेपाल की सरकार को गिरा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शन इतने अधिक उग्र हो गए कि प्रधानमंत्री के आवास को आग लगा दी गई। संसद भवन भी जल रहा है और वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर घसीटकर जूतों से पीटा। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का घर जलने से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। तो ये गुस्सा क्यों और कैसे उठा? क्या ये सोशल मीडिया बंदी का नतीजा है? नहीं, ये सब कारणों का परिणाम है। आइए समझाते हैं। 8 सितंबर 2025 को हजारों लोग, जिसमें ज्यादातर 20 से 25 वर्ष के युवा जनरेशन जेड थे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एकत्रित हुई। ये कुछ स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में थे, जो एनजीओ हामी नेपाल द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मार्च का हिस्सा थे। का ये मार्च माइती घर मंडल से संसद तक था। शुरुआती तौर पर ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, लेकिन सरकार ने पुलिस तैनात कर उससे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने पानी की तोप, आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाई। बाद में ये टकराव बढ़ा और कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी पर असली गोली चलाई। कम से कम 19 लोग मारे गए और 400 से अधिक घायल हुए। एक 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। जब यह गुस्सा सामने आया तो और भी ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन विरोध बढ़ता गया। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे अन्य शहरों में भी विरोध हुआ। सोशल मीडिया ऐप बंद कराने का यह विरोध मुख्य वजहों में से था, लेकिन इसके अलावा भ्रष्टाचार, सरकार की विफलता, बढ़ती बेरोजगारी और मंत्रियों में नेपोटिज्म जैसे मुद्दे भी थे। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना और संचार मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया था, जिससे वे अपनी स्थानीय उपस्थिति स्थापित करे। जिससे सरकार ने साइबर अपराधों, नफरत फैलाने वाले संदेशों और फर्जी खबरों को रोकने का दावा किया। हालांकि इन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर अधिकतर कंपनियां पंजीकरण नहीं कराई। कुछ ऐप जैसे टिकटॉक ने पंजीकरण किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उन ऐप पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया। 28 अगस्त 2025 को सरकार ने सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 सितंबर तक पंजीकरण कराने को कहा, जो नहीं होने पर उन्हें प्रतिबंधित करने की चेतावनी दी। अधिकांश ने इसका पालन नहीं किया और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर सहित 26 प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार ने ये कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और सोशल मीडिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उठाया है। सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे थे, जिनमें मंत्री और उनके बच्चों के बह जीवन को दिखाया जा रहा था। युवाओं में इस बात का गहरा क्रोध था कि राजनेताओं के बच्चे शाही जीवन जी रहे हैं, जबकि आम जनता बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता से जूझ रही है। 2025 में नेपाल की युवा बेरोजगारी दर 20.8% थी। लाखों युवा रोजगार की तलाश में देश छोड़ रहे थे। कई लोग रूस यूक्रेन युद्ध जैसी खतरनाक जगहों पर भी पैसा कमाने के लिए शामिल हुए थे। इस सब में युवाओं की नाराजगी और बढ़ावा दिया। राजनीति भ्रष्टाचार भी गहरा था। नेपाल की स्थापना के बाद से ही सतह में सीमित उम्रदराज नेताओं का कब्जा था, जो बार बार पद बदलते रहे। मुख्य राजनीतिक दलों में नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट जैसे नाम हैं, लेकिन निरंतर भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त नहीं था।
हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने लाइव फायरिंग तक की, लेकिन अंततः गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और सोशल मीडिया प्रतिबंध भी हटा लिया गया। लेकिन विरोध खत्म नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों के दावे में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। नेपाल की जनता का यह संघर्ष दिखाता है कि जब सरकार जनता की आवाज को दबाती है, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानताओं को नजरअंदाज करती है, तब युवा पीढ़ी सामने आकर बदलाव की मांग करती है। नेपाल जैसी युवा आबादी वाले देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे डिजिटल युग में स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई होती है।